जहां तक बात टीजीटी पदनाम की बात अगर हम करें तो टीजीटी को लेकर आज दो तरह के इशू हैं, एक पदनाम को लेकर है और दूसरा जो है वो बीआरसीसी को लेकर है। पदनाम की अगर हम बात करें तो शास्त्री और एलटी के टीजीटी को लेकर जो कंफ्यूजन चल रहा था वो दूर हो गया है। एलिमेंट्री डिपार्टमेंट ने इसका क्लैरिफिकेशन इशू कर दिया है कि शास्त्री टीजीटी के लिए शास्त्री का ही टैट चाहिए और एलटी टीजीटी के लिए एलटी का ही टैट चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो टैट है वो आप जो दूसरा होता है बीए वाला वो भी दे दें, ग्रेजुएशन वाला जो होता है उसको भी दे दें, लेकिन इन्हीं सब्जेक्टों का टैट चाहिए। जैसे कि आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल का अलग अलग होता है, वैसे ही शास्त्री और टीजीटी का भी होगा इन देयर ऑन नोमेनक्लेचर। तो पहले इनको जब टीजीटी बनाया गया शास्त्री और एलटी को, तो इनको जो सैलरी का कोई बेनिफिट नहीं दिया गया, ऐसा कहा गया कि ऑन पे स्केल में ही रहेंगे, लेकिन इनको जो पदनाम है वो मिल जाएगा। अब पदनाम में भी नोमेनक्लेचर सेम रहेगा, मतलब दूसरी तरह का जो टैट है वो भी जरूरी नहीं है और सिर्फ अपनी जो सब्जेक्ट का टैट है वही चाहिए। और इसी कारण ये दूसरा बड़ा बदलाव है इस पूरे प्रोसेस में। हालांकि एक ये विवाद की वजह भी बनेगा, सोशल मीडिया पे इस बारे में अलग अलग कमेंट्री भी हो रही है। लेकिन दूसरी बात है वो है बीआरसीसी की, क्योंकि हम टीजीटी की बात कर रहे हैं तो दोनों चीजें एक साथ ही ले लेते हैं। बीआरसीसी की नियुक्ति को लेकर कल इन नियुक्तियों को होल्ड करवा दिया गया था, जो सिलेक्शन प्रोसेस था टिल फर्दर ऑर्डर कैप्टन एम्बेयंस के ऑर्डर हैं। मतलब ये हुआ कि जब तक अगले आदेश नहीं होते तब तक इसको होल्ड रखा जाए। और होल्ड इसलिए क्योंकि लेक्चरर एसोसिएशन ने मांग उठा दी कि टीजीटी और जेबीटी की तरह अब स्कूल लेक्चरर को भी इसके लिए एलिजिबल घोषित किया जाए बीआरसीसी की सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। और उसके बाद आज टीजीटी कला संघ ने रिएक्शन किया है और इन्होंने कहा है कि जो बीआरसीसी अपर प्राइमरी के पद केवल टीजीटी के लिए क्रिएट हुए हैं उसमें लेक्चरर नहीं आ सकते। और इसीलिए टीजीटी कला संघ ने इस बारे में अलग से बात की है कि जो शिक्षा नीति में निपुण भारत और जो अन्य लर्निंग आउटकम है उनको लेकर भी इनकी जरूरत है और जो इसमें कोई भी बदलाव जो है वो जो मान्य नहीं होगा। तो ये को भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। जहां तक इसके बाद अगली बात है वो है जीओए 817 की, जो एक नए विवाद की शक्ल ले रहा है। हमने आपको कल बताया था इसी बुलेटिन के जरिए कि एडवोकेट जनरल ने जो कहा सुप्रीम कोर्ट में उसका मतलब क्या है और वो किस वजह से कहा। वैसे बहुत सारे जो हमारे जीओए आईटी 817 के साथी हैं उन्होंने आज एक अलग अलग पोर्टल्स के जो वीडियो हैं उनको इकट्ठा करके उसमें एक मेरा वीडियो भी साथ में अटैच कर दिया, जो मैं कल एक्सप्लेन कर रहा था आपको। वैसे लोगों की जानकारी के लिए ठीक है, लेकिन ये कट एंड पेस्ट की श्रेणी में आता है और ये अच्छा भी नहीं होता, क्योंकि जब पेश करती बार ऐसा लगता है कि हमने एक सिलेक्टिव चीज को कट पेस्ट करके ऐसा बना दिया है जिसमें जो मुख्य मकसद है वो नजरअंदाज हो रहा है। लेकिन खैर वो बात अलग है, मेन चीज सूचना की है। कल जब एडवोकेट जनरल ने ये कहा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, तो उसका बेस ये था क्योंकि विजिलेंस ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में इस तरह की बातें कही हैं। दूसरी बात ये, जिन 73 लोगों को जो बात उसमें रेफरेंस आया है वो बात बिल्कुल सही है और उसकी वजह यह है कि उनको अभी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो उसमें से कुछ चीजें कड़ियां मिल भी सकती हैं, कुछ कड़ियां प्रमाणित भी हो सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार की तौर पे सरकार की ओर से ऑफिशियली यही कहने को बनता था अगर कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही हो तो, मतलब ये मैं उनकी स्टैंड की बात कर रहा हूं। दूसरी बात उन अभ्यर्थियों को लेकर है जो अपने अपने इशू को लेकर अपना डाटा दे रहे हैं और साथ में इन भर्तियों को लेकर जो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट जुड़ा हुआ है इसका जीओआईटी पोस्ट कैडर का। अब जहां तक बात अगर हम 817 की करें तो 817 का एक पुराना लंबा इतिहास है, लगभग 3 साल से ये विवाद चल रहा है और 1867 जो पद थे वो कम होके, क्योंकि पिछले पोस्ट कोड से ये कोरिलेट कर गया था तो इसमें से इन पिछले के जो पोस्ट के जो पिछली पोस्टें आई थी उसको हटा दिया गया। बाद में इनके जो पोस्ट हैं वो 1401 रहेगी। अब अगर नई बात इसमें यह है कि 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया। अगर हम टोटल बात करें उनमें से 1,18,000 परीक्षा में बैठे, उनमें से 19,024 ने परीक्षा पास की, ये रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं। उनमें से फिर 4,300 डॉक्यूमेंटेशन के लिए आए। तो अब जब सारी चीजें हो गई तो रिजल्ट निकलना था 1401 पोस्टों का अगेंस्ट, जो एडवोकेट जनरल की स्टेटमेंट के बाद ऐसा लग रहा है सभी को कि ये अब रद्द भी हो सकती है। सारी चीजों के बाद पहला रिएक्शन ये हुआ है कि एक तो
817 वाले अब मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। जैसे ही सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली से आएंगे अब वापस 28 तारीख को, 27 तारीख को और उसके बाद 1 तारीख को कैबिनेट की बैठक है। तो ये 1 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली शिमला में आके मुलाकात करेंगे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये जितनी बार सीएम से मिले, चाहे मंडी शिवरात्रि में मिले, चाहे शिमला में मिले, चाहे कहीं और मिले, हर जगह सीएम ने कहा कि आपकी जो रिजल्ट है उसको जल्दी निकालने को लेकर सरकार कोशिश कर रही है और आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसमें ठीक कुछ करते हैं। लेकिन अब पेपर लीक के मामले ने सारी पिक्चर बदल दी, और पिक्चर इसलिए बदली क्योंकि अभी भी जो विजिलेंस इंक्वायरी है वो चल रही है। तो ये सिचुएशन है अभी तक इस केस की। अब कल की स्टेटमेंट के बाद इसी वीडियो को लेकर आज कुछ अभ्यर्थी जो विजिलेंस का ऑफिस है हमीरपुर में, जो पेपर लीक के मामले की जांच कर रहा है, वहां पहुंच गए, जहां एएसपी रेणु शर्मा भी हैं जो इस पूरे मामले को देख रही है। इन अभ्यर्थियों ने उस वीडियो को दिखाया और विजिलेंस वालों से पूछा कि क्या आपने ये बोला है कि इसमें भी पेपर लीक हुआ है और 73 इसमें फंसे हुए हैं। तो विजिलेंस ने उन बच्चों को ये कहा कि हमने सिर्फ स्टेटस रिपोर्ट में ये कहा है कि 18 जो पोस्ट कोड हैं वो टोटल, वो ऐसा लग रहा, प्रतीत हो रहा है कि उन तक ये जाल फैला हुआ है पेपर लीक का। जहां तक 817 की बात है, तो जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें जो संपर्क में लोग थे टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन या किसी और तरह की लिंकेज के माध्यम से, तो वो मिल रहा है 73 कैंडिडेट्स के साथ, और उनकी जो उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिसमें एएसपी बिलासपुर को ये काम दिया गया है जो इस इंक्वायरी को देख रहे हैं। तो ये रिप्लाई विजिलेंस का है। अब इस रिप्लाई से जो चीजें, अब बच्चों को ये लग रहा है कि इस रिप्लाई से जो चीजें ड्रॉ की गई वो गलत है, जबकि गलत है सही है वो बात अलग है। लेकिन हम आपको फिर भी यही एडवाइस करेंगे सरकार की, तो जब मुख्यमंत्री आएंगे तो उनसे भी पूछेंगे कि बाकी आगे वो क्या स्टेप लेना चाह रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, अगर प्रिंसिपल स्टैंड लेना चाहे, अगर टफ स्टैंड लेना चाहे पेपर लीकेज के मामलों के खिलाफ, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ये राज्य सरकार के पास अधिकार है कि वो भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर सकती है जिसमें अभी नियुक्तियां नहीं हुई हैं। तो ये अगर जिनकी नियुक्तियां हो गई हैं उनके लिए सॉलिड एविडेंस की जरूरत होगी। इस मामले में एविडेंस से ज्यादा जो परसेप्शन है उस पर काम करना, उसके आधार पर फैसला लिया जा सकता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो जेओए के जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनको चिंता है, आपकी चिंता को हम समझते हैं, मुझे लगता है सरकार भी आपकी चिंता को समझती है, इसीलिए आपको बार बार बातचीत के लिए मुख्यमंत्री ने भी बुलाया, 2-3 बार तो हमने भी उसको कवर किया, जब सचिवालय में भी मिले, जब मुख्यमंत्री ने अगली डेट आपको दी थी। और इसके बाद इसलिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सीएम से मिलिए और उनको अपनी वास्तविकता स्थिति बताइए कि ये सिचुएशन है, और अगर ऐसे करना हो फिर तो कोई भी भर्ती परीक्षा जितनी बीच में फंसी हुई हैं वो कोई भी नहीं निकल पाएगी। किसी में 73 मिलेंगे, किसी में 20 मिलेंगे, किसी में 17 मिलेंगे, किसी में 4 मिलेंगे, लेकिन कनेक्शन तो किसी का भी मिल सकता है। उस कनेक्शन को सबूत के तौर पे कन्वर्ट करना सबसे मुश्किल काम है ऐसी स्थिति में, क्योंकि टेलीफोनिकली डिस्कशन तो किसी की भी हो सकती है, टेलीफोन कॉल भी किसी का भी हो सकता है, कोई रिलेटिव में भी हो सकता है, कोई और वजह भी हो सकती है। लेकिन बाकी सारी चीजें, फाइनेंशियल कोई ट्रांजैक्शन अप्रूव कराना या पेपर लीकेज का कोई कॉपी हासिल करना, वो सॉलिड एविडेंस कोई चाहिए। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में इमीडिएट सबसे पहले जो करने की बात है वो ये है कि मुख्यमंत्री से मिलिए, ताकि उनको आप एग्जैक्ट स्थिति बता सकें कि आपका स्टेटस अभी क्या है।